ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और अब अपन देखते हैं बेटा प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम्पल्स दे रखे और आपको ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, तो सबसे एक मिनट ब्लर हो गया स्टूडेंट, हाँ अब क्लियर है। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं अपन। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लासीफाई करना अपन को इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख रही हूँ कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर असेट्स एंड इफ दे आर नॉन करंट इन नेचर, तो किसका पार्ट होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। दूसरा, जो भी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड चीज़ होगी, या हम शेयर कैपिटल बोल दें, शेयर होल्डर फंड पूरा ना बोलें वरना आप लोग सोचेंगे कि शेयर होल्डर फंड में तो रिजर्व्स होता है, रिजर्व्स तो ऑपरेटिंग में जाता है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ लाइबिलिटी में बात कर रही हूँ अगर मैं, तो वो अगर फिनेंस से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म पर्पज से रिलेटेड है, तो अपन उसको काय में डाल सकते हैं, फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको अगर समझ में आ जाए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हमको बोला है दैट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को आपने रिडम किया, तो जल्दी से बताइए रिडेम्पशन यानी कि आपने क्या करा होगा, रीपे करा होगा। तो ये सोचो कि इससे कैश बढ़ा होगा कि कम होगा होगा। पहली चीज़ तो कम हुआ, यानी कि ये चीज़ काय का है, आउटफ्लो के बारे में बताती है। आउटफ्लो बताती है मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या जाएगा, माइनस। तो रिडम्पशन से आउटफ्लो तो हो गया, बट अब ये है कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड, तो लॉन्ग टर्म पर्पज से है, तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने लोन लिया। ठीक है, अब आगे हम बात कर सकते हैं रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, हमको क्या मिला, डिविडेंड। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि डिविडेंड मिला यानी रिसीव हुआ, तो हमारा कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ, यानी इस चीज़ को अपन क्या करने वाले हैं, प्लस। ये तो अपन समझ जाते हैं कि इनफ्लो हुआ यानी कि हमको प्लस करना है। दूसरी चीज़, डिविडेंड के ऊपर हमको, डिविडेंड हमको रिसीव हुआ तो कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टमेंट करा होगा, तो ये है कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, होप यू गॉट इट। अब आगे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी हमने फिक्स्ड असेट्स को बेचा, तो आपके पास कैश आया कि गया, पहले ये सोचिए। तो कैश का तो इनफ्लो हो गया, यानी ये चीज़ क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है, और ये हमको कर रही है कैश को इंक्रीज, यानी कि ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। अगली चीज़ फिक्स्ड असेट्स के केस में बात करते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स के केस में हम बात करते हैं तो फिक्स्ड असेट्स क्या हो जाते हैं, हमारे असेट्स का पार्ट होते हैं। तो इसको अपन कौन सी एक्टिविटी के अंदर ले रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अब नेक्स्ट नंबर पे है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अब आप सोचिए इंटरेस्ट रिसीव है, तो रिसीव है यानी इनफ्लो है कि आउटफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो ऑफ कैश है, यानी कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, क्योंकि इससे अपना कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरी चीज़, हमको इंटरेस्ट मिला तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर रखा होगा तभी इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो डिपॉजिट तो हमारे लिए काय का काम करता है, असेट्स का काम करता है, यानी ये हमारे लिए हो जाएगी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्लस इसका इफेक्ट प्लस में जाएगा या माइनस में। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएं, और ऐसा कुछ जिसके अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों आ सकती हो। ठीक है, तो आगे बेटा ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से कि इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक का, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है। वन इज दैट की फॉर्मेट दे रखा है हमको पर्टिकुलर 2017-2018। अब अपन को क्या करना है, हमको फॉर्मेट पता है तो अपन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सो वन इज की स्टेटमेंट हमको दे रखी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस देखो 1,20,000 से 1,10,000 हो गया, यानी प्रॉफिट तो और डिक्रीज हो गया। तो कैसे, तो करंट ईयर में आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा, तो बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव। अब अपन को पता है कि अपन प्रीवियस ईयर के फिगर को माइनस करते हैं करंट ईयर में से, तो हमको क्या मालूम पड़ता है, करंट ईयर में कितना इंक्रीज है, डिक्रीज। पॉजिटिव आंसर होता है तो प्लस कर देते हैं, नेगेटिव होता है तो माइनस कर देते हैं। आगे ट्रेड रिसीवेबल, आपको पता है ये तो पार्ट होता है करंट असेट्स का, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, 62,000 के 50,000 हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स वुड बी डिडक्टेड। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है 42,000 का 24,000 हो गया, यानी ये भी डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट
गुडविल 76,000 की 80,000 हो गई। अब देखिए, अब गुडविल तो बढ़ गई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि गुडविल अगर डिक्रीज होती है तो वो अपने लिए क्या होती है, एमोटाइजेशन। तो गुडविल अगर इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगी, हमने गुडविल परचेज करी होगी, अब हमारे असेट्स बढ़ गए, यानी ये जो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जाएगा ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, समझे। गुडविल डिक्रीज नहीं हुई, गुडविल इंक्रीज हो गई। गुडविल डिक्रीज होती है तो एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल या राइट ऑफ गुडविल होता है, तो अपन क्या करते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं। बट अगर क्या होता है कि गुडविल इंक्रीज हो रही है तो हम उसको इन्वेस्टिंग में कंटिन्यू करते हैं। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 का 8,000 हो गया, इंक्रीज हो गया तो माइनस कर देंगे। और ट्रेड पेबल 38,000 का 26 हो गया, यानी कि माइनस हो गया तो प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात। अब अपन बनाते हैं हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देखिए, जैसे दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेडिंग डाल दीजिएगा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पर्टिकुलर अमाउंट आप हेडिंग वगैरह सब डाल सकते हैं, हमने फॉर्मेट सीखा ही है लास्ट क्लास में। अब स्टार्टिंग करेंगे बैलेंस एज पर P&L की। तो आपको मैंने बोला है प्रीवियस ईयर के फिगर के अंदर से हमको करंट ईयर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर का बैलेंस है 1,10,000, प्रीवियस ईयर का 1,20,000, तो अल्टीमेटली आंसर कितने का आता है, -10,000। तो 10,000 वुड बी इन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हमको कुछ दे रखा है क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अपन देख ले कि यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा, यानी अब अपन को पता है कि अब अपन को नेक्स्ट स्टेप में आना पड़ता है आइटम टू बी एडेड, मतलब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ और मुझे लगता है कि आपने फॉर्मेट लर्न कर लिया होगा, ठीक है। तो अगली चीज़ आती है ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे थे बट नॉन कैश में थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दो, और इनकम जो तो उनको एडजस्ट कर दो। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना आ जाता है, एज इट इज़ 10,000 नेगेटिव। अब दो पार्ट्स बनाते हैं इसके, पता है आपको, ऐड वाला और लेस वाला। ऐड क्या करते हैं, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वुड बी एडेड, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट वुड बी डिडक्टेड। तो अब अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं, जैसे आपको दिख रहा है, आप बुक ओपन करके रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल, तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या थे बेटा, 62,000 के थे, 50,000 हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स जो होता है वो काय में होता है, ऐड में, तो लिख देते हैं डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 12,000 प्लस कर देंगे। आगे क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट हमको क्या बता रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि 42,000 से 24 हो गया, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमको क्या बता रहा है, 42,000 से 24 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वुड बी डिडक्टेड, तो लिख देते हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000 से माइनस कर देंगे। आगे हमको क्या दिख रहा है, गुडविल दिख रही है, तो गुडविल तो आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट बोलता है हमको प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 का कहाँ पे पहुंच गया, 8,000, यानी कि करंट असेट्स हमारे इंक्रीज हो गए। इंक्रीज है तो अपन को क्या करना है, माइनस, तो माइनस में लिख देते हैं इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस ₹4,000 लिख दिया। इसके बाद हमको देते हैं ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने, 38,000 के 26 हो गए, यानी कि कम हो गए, तो किसको क्या कर देंगे, माइनस में ही लिख देंगे, ठीक है। अब इन सब का टोटल करके अपन बाहर लिखते हैं, तो अल्टीमेटली टोटल होता है 4,000, 18,000, 12,000, यानी 34,000। और ऑलरेडी आपको पता है 10,000 माइनस में था और ऐड किया 12,000, तो अल्टीमेटली प्लस में कितना हो गया, 12,000 प्लस में हो गया 2,000, और यहाँ पे दे रखा है माइनस में 34,000, प्लस 2,000 माइनस 34,000 अल्टीमेटली गिव्स यू -32,000। तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 32,000। देन टैक्स पे है तो उसको क्या कर दो, माइनस, तो कैश हमारे पास आ जाता है यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितने से, -32,000। आंसर माइनस में होता है तो यूज्ड लिखते हैं, आंसर प्लस में होता है तो इनफ्लो लिखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे अपन और एक बेटर तरीके से इस चैप्टर को समझ पाएँ। थैंक यू।